बहुत पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले दो ड्रैगन एक बार भारी बारिश में फंस गए। केवल एक चीज जो ड्रैगन्स को पसंद नहीं थी वो थी बारिश का मौसम, क्योंकि जब उनके पंख गीले हो जाते थे तो बिजली उन पर पड़ती थी। इससे उनके पंखों को नुकसान पहुंचता था और वे कभी आग नहीं उगल पाते थे। उस दिन इतना तेज तूफान आया कि उसने बैंगनी ड्रैगन को अपनी प्रेमिका पीली ड्रैगन से बहुत दूर फेंक दिया। हालांकि पीली ड्रैगन अपनी प्रेमी की तलाश करना चाहती थी, पर पंख गीले होने से वो उदास थी और बैंगनी ड्रैगन एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गुफा में चला गया। हाँ, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? गुफा के अंदर से बहुत तेज आवाज सुनाई दी। वो आवाज दुष्ट बाओ की थी, जो आधा भेड़िया और आधा शेर था। मैं तूफान और बिजली का स्वामी हूँ, बाओ, और तुम हो एक आग उगलने वाले ड्रैगन। बैंगनी ड्रैगन इतना डरा हुआ था कि जैसे ही उसने उड़ना चाहा, बाओ ने आकाश में बिजली चमका दी। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम बता नहीं देते कि तुम आग कैसे उगलते हो। तुम्हें आज सारे राज बताने होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर मैं हमेशा के लिए बारिश कर दूंगा और तुम्हें यहाँ कैद रखूंगा। बैंगनी ड्रैगन बाओ की गुफा में फंस गया था और इधर पीली ड्रैगन हर जगह अपने प्रेमी बैंगनी ड्रैगन की तलाश कर रही थी। उसने भालू के घोंसले में उसकी तलाश की, हाथी के बगीचे में की, यहाँ तक कि एक खरगोश के बिल में भी की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। पीली ड्रैगन को रोता देख एक घोड़ी उसके पास आई। तुम इतनी उदास क्यों हो ड्रैगन? क्या हुआ? मेरा प्रेमी बैंगनी ड्रैगन कहीं खो गया है। जल्दी फिर से बारिश होने वाली है। मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पंख खराब हो जाएंगे। क्या तुमने फॉरेस्ट रेंजर बंदर से पूछा? शायद वो जानता हो। धन्यवाद, मैं अभी पूछती हूँ। रुको, ये लाल कपड़ा लो और अपने आप को ढक लो। ये तुम्हें कुछ देर के लिए बारिश से बचा लेगा। पीली ड्रैगन लाल कपड़ा लेकर जंगल चली गई और तभी फिर से बारिश होने लगी। पीली ड्रैगन आखिरकार फॉरेस्ट रेंजर के पास पहुंच गई। उसने उससे पूछा कि क्या उसने बैंगनी ड्रैगन देखा है। हाँ, मैंने उसे आकाश में उड़ते हुए देखा था। देखो, ये उसने गिराया था। वो उन चीड़ के पेड़ों की ओर जा रहा था। पीली ड्रैगन जैसे ही बारिश थोड़ी सी रुकी, जल्दी उस स्थान पर उड़ गई जहाँ चीड़ के पेड़ थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे अपने प्रेमी का कुछ पता नहीं चला। उसी समय एक खरगोश उसके सामने आया। हेलो खरगोश, क्या आपने बैंगनी ड्रैगन को देखा है कहीं? हाँ, मैंने देखा है, वो उस दलदल की ओर जा रहा था। खरगोश से पूछने के बाद जैसे ही पीली ड्रैगन दलदल की ओर जा रही थी, आकाश में फिर से काले बादल घिर आए। अगर आप जानना चाहती हैं कि हर समय बारिश क्यों होती है, तो बैल को ढूंढें। पीली ड्रैगन तेजी से दलदल के किनारे की तरफ उड़ गई। यहाँ उसने एक बैल को इंतजार करते देखा, विलो के पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए। मैं बैंगनी ड्रैगन की तलाश कर रही हूँ। क्या आपने उसे इधर कहीं देखा है? अरे नहीं, इधर उधर नहीं। मैंने तो उसे उस खड़ी पहाड़ी पर लहराते देखा था, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। उस पहाड़ी पर बाओ रहता है। बाओ? हाँ, वो वर्षा और बिजली का स्वामी है। वो बहुत अहंकारी और निष्ठुर है, और साथ ही वो बहुत मतलबी भी है, जो सब कुछ पाना चाहता है। ओह, मैं समझ गई। इसलिए बारिश कभी नहीं रुकती। बाओ ने ही बैंगनी ड्रैगन को पकड़ा होगा। तुम अपनी आग से बाओ को रोक सकती हो, और अगर तुम बारिश के समय आग उगलना चाहती हो तो बाघ के पास जाओ और उसकी मदद लो। बारिश शुरू होने से पहले ही पीली ड्रैगन जल्दी से बाघ के पास गई। हाँ, थोड़ा आगे तुम्हें एक सांप दिखाई देगा। वो तुम्हें एक क्रिम्सन जादुई काली मिर्च देगा। उसे एक बारी में ही खा लेना। बाघ के कहने पर पीली ड्रैगन सांप के पास गई और तभी आसमान में फिर से काले बादल छा गए। जल्दी करो सांप,
मुझे वो काली जादुई मिर्च दे दो, बारिश होने वाली है। सांप ने अपना सिर मिट्टी के बिल में डाला और जादुई लाल मिर्च निकाली। जैसे ही पीली ड्रैगन ने एक बार में ही मिर्च खा ली, फिर से बारिश और तूफान शुरू हो गया। लेकिन इस बार पीली ड्रैगन को न तो ठंड ही लगी और ना ही उसके पंख झड़े। वो बड़ी साहस के साथ अपने पंख फैलाए खड़े पहाड़ की ओर उड़ने लगी। चलो बताओ मुझे कि तुम आग कैसे उगलते हो, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर कभी नहीं खोलूंगा और तुम फिर कभी नहीं उड़ पाओगे। नहीं, आग उगलना हमारे लिए खास चीज है और तुम्हें कभी नहीं सीख पाओगे। जैसे ही बाओ बैंगनी ड्रैगन की ओर बढ़ने लगा, उसके पीछे आग का एक गोला दिखाई दिया। क्या? वो कैसे हो सकता है? बारिश में आग नहीं जल सकती। विशाल आग के गोले में से पीली ड्रैगन आती हुई दिखाई दी। मेरे प्रेमी को छोड़ दो बाओ। नहीं, अगर इसने मुझे आग का रहस्य नहीं बताया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पीली ड्रैगन ने सबसे पहले आसमान में काले बादलों से आग उगलकर बारिश को रोका। फिर उसने उस चट्टान को पिघला दिया जिसमें बैंगनी ड्रैगन बंधा हुआ था। इस तरह बैंगनी ड्रैगन मुक्त हो गया। बाओ उनकी इस शक्ति को देखकर दंग रह गया। तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकती हो? ये प्रेम की शक्ति है बाओ, आग या तूफान नहीं है। हाँ, शक्तिशाली होने के लिए आग की जरूरत नहीं है। तुम एक ड्रैगन नहीं हो। हाँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, सारी। नहीं, तुम्हारे पास प्यार नहीं है बाओ। तुम अंदर से बहुत अकेले हो। पीले और बैंगनी ड्रैगन अंत में एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश हो गए थे। बाओ ने पहले कभी खुद को इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। हालांकि दोनों ड्रैगन्स का धन्यवाद। उसने अपने दिल में प्यार के अस्तित्व को स्वीकार किया और जंगल के चहकते जीवन में शामिल हो गए। उस दिन के बाद बारिश के मौसम में ड्रैगन आजादी से उड़ने में सक्षम हो गए और यहाँ तक कि आग उगलकर हमेशा के लिए आकाश में प्यार की निशानी छोड़ गए। एक समय की बात है, दूर देश में एक छोटा लेकिन घना जंगल था। पेड़ आपस में बातें करते और फूलों ने एक दूसरे को परागित किया और सभी पौधों को एक जंगल के रूप में एक साथ रहने का आनंद मिला। बसंत के एक खूबसूरत दिन की बात है। एक कैक्टस और सूरजमुखी के बीच एक चमकता हुआ बीज उगने लगा। ये बढ़ता हुआ फूल सुंदर पंखुड़ियों वाला एक भव्य गुलाब था। हेलो, मेरा नाम रोजी है। मैं कैक्टस हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारी पंखुड़ियाँ कितनी सुंदर है रोजी। काश मेरे पास भी तुम्हारी जैसी पंखुड़ियाँ होती। धन्यवाद, लेकिन हर कोई प्यारा, सुंदर और सुगंधित नहीं हो सकता, है ना? रोजी की अभिमानी बातों ने सभी को चौंका दिया। वो कितनी अहंकारी फूल थी, चाहे वो अभी अभी ही खिली थी। बेशक मैं यहाँ की सबसे सुंदर फूल हूँ। मेरी चमकदार पंखुड़ियों को देखो। यहाँ बहुत सारे खूबसूरत पौधे हैं रोजी, आप उनमें से सिर्फ एक हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाकी कांटेदार कैक्टस से मेरा मुकाबला करने की? मैं उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। कैक्टस उनकी बातों को सुनकर बहुत परेशान था, पर वो कुछ भी नहीं कह पाया। तुमने कैक्टस से जो कुछ भी कहा रोजी, वो ठीक नहीं था, समझ गई? और कांटे तो तुम्हारे पास भी हैं। दरअसल कैक्टस की तुलना मेरे जैसे खूबसूरत गुलाब से करना अच्छी बात नहीं ना। हाँ, सुंदरता के बारे में आप क्या जानेंगे? आप तो खेलते भी नहीं। ना ही कैक्टस, ना ही सूरजमुखी और ना ही कोई पेड़ रोजी के इस रवैये से खुश हो सकता था, क्योंकि वो एक फूल थी जो लगातार खुद की तारीफ करती थी। दिन बीतते गए और अंत में गर्मियां आ गई। सूरजमुखी बहुत खुश थी। अपने चमकीले पीले चेहरे के साथ वो दिन भर सूरज की किरणों का पीछा करती रहती। दूसरी ओर कैक्टस अपने उस पानी को पीने लगा जो उसने पूरी सर्दियों में जमा किया था।
और वो पूरी गर्मी में खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ रख रहा था। यहाँ तक कि कुछ छोटे पक्षी भी पानी पीने के लिए कैक्टस के पास गए, जबकि अन्य पौधे इस गर्म मौसम के लिए कैक्टस की तरह पानी जमा नहीं कर सकते थे और प्यास के कारण गुलाबी भी मुरझाने लगी थी। क्या यहाँ कभी बारिश होगी? बारिश के लिए सर्दियों का आना जरूरी है रोजी। लेकिन मैं प्यास से सूखने वाली हूँ। मेरी सारी सुंदरता चली गई है। मैं मुरझा रही हूँ। तुम चाहो तो कैक्टस से मदद मांग सकती हो रोजी। रोजी ने देखा कि कैक्टस दूसरे फूलों की मदद करके खुश है, लेकिन उसे बोलने में शर्म आ रही थी क्योंकि वो हमेशा उससे कड़वे शब्द ही कहती थी। हालांकि जब एक और पंखुड़ी सूख गई और उसके सिर से गिर गई तो उसने अपना अभिमान एक तरफ रख दिया और कैक्टस से माफी मांगी। हे कैक्टस, मैंने आपको और पाइन ट्री से जो कड़वे शब्द किए उसके लिए मुझे अफसोस है। आप दोनों इस जंगल के बहुत सुंदर और उपयोगी पौधे हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? कैक्टस ने देखा कि रोजी में बदलाव आ रहा है और उसने अपना अहंकार एक तरफ रख दिया है, इसलिए उसने अपना पानी उसके साथ साझा किया। वो महसूस कर सकती थी कि जीवन एक बार फिर से उसके अंदर उगाया है और उसकी चमकीली पंखुड़ियां खिल उठी हैं। उस दिन से रोजी ने अपने दोस्तों को उनके रंग रूप से नहीं आंकना सीख लिया, क्योंकि हम एक दूसरे से कितने ही अलग क्यों ना दिखें, लेकिन हमारी सुंदरता से ज्यादा हमारा व्यवहार मायने रखता है। कहानी और बच्चों के लिए बेड टाइम कथाएं। जिद्दी हाथी का बच्चा। दूर देश के एक जंगल में हाथियों का एक परिवार रहता था। इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य बहुत ही जिद्दी और शरारती बच्चा था। एक दिन उसके माता पिता जब टहलने जा रहे थे, वे उस पर चिल्लाए, बेटा तुम कहाँ हो? चलो हम टहलने जा रहे हैं। कहाँ हो तुम बेटे? चलो आओ। थोड़ी ही देर में बच्चा हाथी उनके पास आया। उसे लगा कि उनके साथ टहलने जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके साथ नहीं आना चाहता, मैं ऊब जाता हूँ। तुम्हारे भाई बहन आने के लिए इतने उत्साहित है, तुम क्यों ऐसे हो? वो जा सकते हैं, हम हमेशा वही काम करते हैं और हाथी होना कितना बोरिंग है। मम्मा और पापा हाथी अपने बच्चे के आखिरी शब्दों से बहुत हैरान थे, लेकिन वो इसे दिखाना नहीं चाहते थे। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। यहाँ से कहीं मत जाना, हम अंधेरा होने से पहले वापस आएंगे, हमेशा की तरह निश्चित ही। उसका परिवार छोटे जिद्दी हाथी को अकेला छोड़कर चला गया। छोटा हाथी अपने आप ही कुछ देर तक खेला, लेकिन जल्दी ही वो ऊबने लगा। वो जितना ऊब गया था उतना ही पागल सा हो गया था। मुझे अब हाथी बनकर नहीं रहना है। हाथी होना बहुत बुरा है, पर मुझे क्या होना चाहिए? ठीक उसी समय उसने एक उछल कूद करता हुआ और उम्मीद से भरा एक हिरन देखा और उसने अपना मन बना लिया। हाँ, मुझे एक हिरन बनना है, तेज और फुर्तीला। बेबी हाथी ने हिरन को कॉपी करके इधर उधर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसके बड़े और ढेलेदार पैर उलझकर वो नीचे गिर गया और उसे थोड़ी सी चोट भी आई। नहीं, हिरन बनने में मजा नहीं। बेबी हाथी आगे जंगल में जाने लगा। वहाँ एक पेड़ के पास आया जहाँ बंदर खेल रहे थे। वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहे थे। एक साथ उन्हें कितना मजा आ रहा था। तो उसने खुद से सोचा, बंदरों को बहुत मजा आता है, मुझे बंदर होना चाहिए। तो वो बंदरों को चिल्लाया, हे बंदरों, मुझे देखो, मैं भी बंदर हूँ, मेरे साथ भी खेलो। थोड़ी देर रुककर बंदरों ने हाथी के बच्चे को देखा और फिर वे सभी पेड़ से नीचे उतरकर उसे घेर कर खड़े हो गए। एक ने उस पर छलांग लगाई, एक ने उसके कान खींचे, एक उसके सूंड पर लटक गया और आखिरी बंदर ने एक नारियल उसकी तरफ फेंका।
छोटा हाथी दंग रह गया और वो बंदरों की तरह शाखाओं से कूदकर भाग नहीं सकता था। उन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी और वो बंदरों के साथ खेल भी नहीं सकता था। आखिर उसने अपनी सूंड से उन्हें छुड़ाया और जितना हो सके उतनी तेज वहां से भाग गया। छोटा हाथी जंगल में आगे बढ़ने लगा। इस बार उसने एक पेड़ पर गिलहरी देखी। गिलहरी ने पेड़ की शाखा से एक फल निकाला और पेड़ के बिल में चली गई। ओह, कितनी प्यारी है। वो छोटी है इसलिए कहीं भी जा सकती है और आ सकती है। हाँ, मुझे गिलहरी बनना है। बेबी हाथी ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की और निश्चित ही इसमें असफल रहा। तो उसने अपनी सूंड उस बिल में डाल दी। बेचारी छोटी गिलहरी इतनी भयभीत थी कि वो जितनी तेजी से बाहर निकल सकती थी उतनी तेजी से बाहर निकली। बेबी हाथी ने इस बार अपना सिर बिल में डालने की कोशिश की, लेकिन सिर फंस गया। उसे बाहर निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मैं गिलहरी होने के लायक नहीं हूँ। पेड़ तो बहुत छोटे हैं। बेबी हाथी अब अपने घर से बहुत दूर था। थोड़ा आगे जाकर उसे एक सुंदर सा तोता दिखा। तोता एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ रहा था। बेबी हाथी को ये देखने में बड़ा मजा आया। वो करीब गया। मुझे भी तोता बनना है। क्या तुम मुझे उड़ना सिखा दोगे? बेशक मैं सिखा सकता हूँ। वे दोनों साथ में तालाब के पास एक ऊंची चट्टान पर गए। अब मुझे देखो मैं कैसे उड़ता हूँ। तोते ने अपने पंख फैलाए और कूद गया। वो आकाश में ग्लाइडिंग कर रहा था। बेबी हाथी ने उसकी नकल की और चट्टान के नीचे गिर गया। तोता अपने पंखों से उड़ता है। बेबी हाथी हवा से नीचे गिर गया और झील में उतर गया। शुक्र है वो बाहर निकलने और किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहा। वो कीचड़ में लथपथ था और उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। तोता उसके बगल में उड़ रहा था। तुम्हें हाथी बनकर ही रहना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक उसी समय चट्टान पर बैठा एक पक्षी अपने घोंसले से बाहर आया और झील में गायब हो गया। घबराहट में उसकी माँ भी अपने बच्चे के पीछे निकली। वो पानी के ऊपर उड़ रही थी और चिल्ला रही थी, कोई मदद करो, मेरे बच्चे को बचाओ। बेबी हाथी तुरंत उस पानी में चला गया। तुरंत ही अपनी सूंड पानी में डालकर पक्षी को खोजने लगा। कुछ सेकंड के बाद उसने अपनी सूंड बाहर निकाली और देखा कि बच्ची चिड़िया सूंड की नोक पर थी। वो जिंदा है, वो जिंदा है। बेबी हाथी ने सावधानी से झील के किनारे पर बच्ची चिड़िया को रखा। माँ चिड़िया उड़कर उनके बगल में आई। भगवान का शुक्रिया तुम यहाँ थे, अगर तुम ना होते तो आज वो डूब जाती। ये शब्द सुनकर बेबी हाथी बहुत खुश हुआ। उसे गर्व हुआ, आज अगर मैं हाथी नहीं होता तो मैं इस बच्ची चिड़िया को नहीं बचा पाता। उसने सोचा, मुझे लगता है मुझे हाथी बनकर ही रहना चाहिए। ये लगभग आधी रात का समय था। बेबी हाथी घर से बहुत दूर था। वो इस बारे में बहुत अधीर था। उसके लौटने के रास्ते पर उसने तोते को आकाश में उड़ते देखा, गिलहरी को बिल से सिर बाहर निकालते देखा, बंदरों को एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते देखा और फुर्तीले हिरन को तेज भागते हुए उसके आगे जाते देखा। पर उसने किसी के बारे में नहीं सोचा। उसने सिर्फ उसके परिवार को याद किया। उसने अपने मूर्खतापूर्ण जिद से सभी को कितना परेशान किया था। अब उसे सिर्फ एक बात करनी थी, सबसे माफी मांगनी थी।